हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉइल एज अ रिसोर्स पढ़ेंगे। ये रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का तीसरा लेक्चर है एनसीईआरटी में, और हमने इसका एक थ्योरी पार्ट कर रखा है। बेसिक अगर आपको समझना है तो आप वो लेक्चर देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हम लोग सीधा अब एनसीईआरटी देखते हैं। देखो, एनसीईआरटी को हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं और उसे हाईलाइट करते हुए चलते हैं एज यूजुअल, हमेशा की तरह। तो चलो अब शुरू ही करते हैं। देखो, टॉपिक है हमारा सॉइल एज अ रिसोर्स। तो पहली लाइन ही लिखी हुई है, सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये लाइन मैंने भी बताई थी, एक्सप्लेन भी की थी। क्या रीज़न क्या है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने का? क्योंकि ये हमारे फूड, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक सर्विसेज का, इकोनॉमिक थिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है। अगर ये ना रहे तो हमें फूड नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा तो फूड नहीं आएगा, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सब गायब हो जाएंगे। तो इसकी वजह से ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है। रोटी कपड़ा और मकान वाला एग्जाम्पल याद है ना, रोटी और कपड़ा होना चाहिए, तो रोटी और कपड़ा तो दोनों यहीं से आता है। अरे भाई, आर्टिफिशियल चीज़ भी पहनते हो, लेदर का चीज़ भी पहनते हो, तो क्या होता है? वाइल्ड लाइफ से आता है। वाइल्ड लाइफ किस पे बेसिस पे है? फॉरेस्ट में है। ठीक, फॉरेस्ट किस पे है? सॉइल पे है। तो ये क्या है? रोटी और कपड़ा दोनों आता है। ठीक ठीक, अगला लाइन है, तो हम लोग इस लाइन को अच्छे से अंडरलाइन कर लेते हैं। आई एम सॉरी, जस्ट लिटिल बिट, यस। हाँ, तो हम लोग इस लाइन को अंडरलाइन हाईलाइट करते हुए चलते हैं। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अगला, इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। ये बताया हुआ है यहाँ पे। देखो, एक सॉइल प्रोफाइल दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने वहाँ भी थ्योरी पार्ट में भी एक्सप्लेन किया, मैं हमें शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला जो लेयर है वो टॉप सॉइल होता है, ये सबसे फर्टाइल होता है। ठीक, उसके नीचे होता है सब सॉइल। ठीक, सब सॉइल वेदर्ड रॉक्स एंड सैंड के, ये क्या होता है? सब सॉइल जो होते हैं ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे कंकड़ के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, सैंड होगा, सिल्ट होगा, क्ले होगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे। मतलब एज नॉट टॉप सॉइल की तरह बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स नहीं होते हैं, थोड़े मतलब छोटे छोटे नॉड्यूल्स टाइप में रहेंगे, छोटे छोटे बिल्कुल। तुमने गोली देखी, दवाई देखी होगी, उतने छोटे छोटे नॉड्यूल्स टाइप में रहते हैं। उसके नीचे आता है सबस्ट्रेटम विद वेदर्ड पैरेंट रॉक मटेरियल। देखो, पैरेंट रॉक मटेरियल मैंने समझाया था क्या होता है। पैरेंट रॉक मटेरियल क्या होता है? जिस रॉक से, पैरेंट रॉक वो होता है जिस रॉक से और भी अलग चीज़ें फॉर्म होती हैं। सबस्ट्रेटम वेदर्ड क्यों कहा गया? क्योंकि ये थोड़े टूटे हुए पार्ट में होते हैं। और सबस्ट्रेटम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये देखो दो रॉक के बीच में, एक सबसॉइल के ऊपर है, ठीक, तुम यहाँ देख सकते हो, ये सबसॉइल वेदर्ड रॉक है, ठीक, और एक नीचे अनवेदर्ड पैरेंट रॉक, अनवेदर्ड पैरेंट बेड रॉक, इन दोनों के बीच में है। तो सबस्ट्रेटम का मतलब होता है दो लेयर्स के बीच में जो चीज़ होती है उसे सबस्ट्रेटम में डाल दिया जाता है। ठीक, अगला है अनवेदर्ड पैरेंट रॉक। जो नीचे वाला जो रॉक होता है, जो सबसे नीचे होता है, ये सबसे मजबूत होता है, सबसे बेस, ये बेस होता है समझ लो, तो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसमें क्या होता है अनवेदर्ड पैरेंट रॉक में, कि ये सबसे पहली बात, ये अनवेदर्ड यानी टूटा हुआ नहीं होता है, जुड़ा हुआ होता है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक, और बहुत हार्ड होता है। और पैरेंट बेड रॉक, या पहले बेड रॉक क्यों? क्योंकि सबसे नीचे है तो बेड, बेस बन रहा है तो बेड रॉक कह दिया। ठीक, पैरेंट बेड रॉक क्यों? क्योंकि इसी से और भी अलग रॉक्स फॉर्म होंगे, टूटेंगे तो फिर स्टोन्स, फिर सॉइल, ऐसे फॉर्म होंगे, तो पैरेंट रॉक है। ठीक, अगला समझ में आगे बढ़ते हैं। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। इस लाइन को भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सॉइल लिविंग सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसमें लाइफ सर्वाइव करती है। किसी भी चीज़ पे अगर लाइफ सर्वाइव करती है, वो क्या होता है? हमारे लिए एक लिविंग सिस्टम है। ठीक, सॉइल लिविंग थिंग नहीं है, लिविंग सिस्टम है, क्योंकि वो बहुत सारे चीज़ों को, इकोसिस्टम को अपने अंदर बनाए हुए है। ठीक, इसलिए वो लिविंग सिस्टम कहा जाता है। इट टेक्स अ मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर। कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए, कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनाने के मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है? रिलीफ, पैरेंट रॉक और बेड रॉक, ठीक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम। मैंने बताया था रिलीफ क्या होता है। देखो, रिलीफ वर्ड में कन्फ्यूजन रहता है। रिलीफ मतलब आरामदायक नहीं होता है यहाँ पे। रिलीफ मतलब होता है स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ का जो ऊपरी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेट्यू है, या कहीं नदियाँ हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर अगला, फिर है पैरेंट रॉक और बेड रॉक। वहाँ का बेड रॉक कैसा, वहाँ बेड रॉक ज़्यादा हार्ड है या ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब कैसा है वो भी डिपेंड करता है। उसका पैरेंट रॉक टूटा हुआ है या जुड़ा हुआ है बिल्कुल चट्टान की तरह। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है ये भी डिपेंड करता है। क्लाइमेट बोले तो वहाँ का टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें क्लाइमेट में आती हैं। तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर वेजिटेशन क्या, वहाँ पे कौन कौन से, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो डेजर्ट वाला इलाका, वेजिटेशन बोलते हैं थॉर्नी बुशेज हैं या और भी चीज़ें हैं। ठीक, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ बोले तो वहाँ पे अर्थवॉर्म्स रहते हैं, किस तरह की जो, मतलब वहाँ एरियाज़ है उनमें किस तरह की चीज़ें सपोर्ट की जाती हैं। ठीक, अगला है टाइम। देखो, हर चीज़ में टाइम के साथ, पहले यहाँ पे क्या लिखा है? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो क्या टाइम है? तो टाइम भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आज पत्थर है तो कल सॉइल बन जाएगा, नहीं, टाइम करता है, वेदरिंग प्रोसेस चलता है तो टाइम लेता है। फिर
आर वेरियस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, हम लोग इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेते हैं, आप लोग हाईलाइट कर लेते हैं, आप लोग भी पढ़ लेना। ठीक है, अगला है वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एटसेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक, एज एक्सप्लेन सेम लाइन कि बहुत सारे नेचर फोर्सेस होता है। टेम्परेचर घटता बढ़ता है तो क्या होता है, हर चीज़ की डेंसिटी चेंज होती है टेम्परेचर के हिसाब से। अगर आप आगे केमिस्ट्री, अगर आप साइंस स्ट्रीम लोगे, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है कि हर चीज़ मतलब जैसे टेम्परेचर बदलता है तो उस तरह मॉलिक्यूल्स होता है अपने में टकराते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल है क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे वाइब्रेट करेंगे ज़्यादा, टेम्परेचर कम हुआ तो कम वाइब्रेट करेंगे, ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं। ठीक, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, पानी कैसे बह रहा है, मतलब पानी का मतलब ये है कि चट्टान सामने रख दो, नदी जा रही तो कई बार देखोगे चट्टान जो है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, उसका जो लेयर, मान लो ये चट्टान यहाँ से नदी आ रही है, टकराई, नदी साइड से निकल गई, फिर आते जाता तो क्या होता है, पत्थर का जो लेवल होता है वो कम होते जाता है। तो क्या शो करता है कि वो काट के ले जाती है पत्थर, पानी अपने साथ उसे कुछ पार्टिकल्स को लेके जाती है, इरोड करते हुए जाती है, तोड़ते हुए जाती है उस रॉक को, या तो वो भी डिपेंड करता है। विंड भी सेम चीज़ करता है। ये बस ये रहता है, रनिंग वाटर थोड़ा ज़्यादा जल्दी करता है, विंड स्लो करता है। ठीक, ग्लेशियर्स, वहाँ पे कैसे ग्लेशियर्स हैं, ये सब सारी चीज़ें। एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, मैंने बताया अर्थवार्म वाला, वहाँ अर्थवार्म रहते हैं, वेजिटेशन में आ गया, वहाँ अर्थवार्म रहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या करेंगे, अर्थवार्म जानते हो ज़मीन के अंदर रहते हैं, तो क्या करते हैं कि वो निकलते हैं, फिर मिट्टी के ऊपर जो बड़े बड़े प्लम्स बने होते हैं मिट्टी के, उसको तोड़ देते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके अंदर मैन्योर को डाइजेस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब चीज़ों को डाइजेस्ट करके मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या सॉइल को मतलब सॉइल का बनने में, फॉर्मेशन में वो हेल्प करता है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। वहीं केमिकल और जैसे भी हम लोग फर्टिलाइजर्स और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ये भी अफेक्ट करता है सॉइल के फॉर्मेशन को। ठीक है, अगला सॉइल ऑल्सो कंजिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। देखो, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कहने का मतलब क्या है कि इसमें नाइट्रोजन भी होगा, तुम्हारा ऑक्सीजन भी होगा, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। तो ये सभी मिलते हैं तुमको, NPK, ये इनऑर्गेनिक चीज़ है। ऑर्गेनिक ह्यूमस तुम्हारा मैन्योर हो गया है। ठीक, ये सारी चीज़ें होती है। ह्यूमस बोल तो तुम लोग मान लो मैन्योर एग्जाम्पल लो, बेस्ट एग्जाम्पल है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं तुम्हें सॉइल में। ठीक, on the basis of factors of responsibility of soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical property, the soils can be classified in the different types। देखो, ये ही तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में, तुमसे पूछ लेगा कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। तो फैक्टर्स देख लो, यहाँ मिल गए तुम्हें। फिर आगे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, उसमें कुछ एग्जाम्पल दे देगा, उसमें 3 डाल देगा, एक अलग कुछ अलग डाल देगा, तो ऐसे पता करना होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पे आते हैं हम लोग, किसी मतलब बेसिस पे जो हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो हर चीज़ का हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हम इस बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो उसमें भी ये क्या है, ये लिया गया है इसका स्टैंडर्ड कि सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, ये बस टेक्सचर मतलब ये सब बस ये रखना कि ये सारे क्या स्टैंडर्ड लिए गए हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक, इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेटिक रिल्म्स एंड वेजिटेशन टाइप्स। देखो, इंडिया का डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे तुमको हर चीज़ मिलेगी। दुनिया में अगर तुमको दुनिया घूमना है तो सबसे पहले तुम इंडिया घूम लो। तुमने अगर इंडिया घूम लिया तो तुम दुनिया के बारे में 40% से ज़्यादा चीज़ें जान जाओगे। यहाँ पे इतनी वैरायटी है, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है। ठीक, तो और साथ साथ नेचर में भी वैसे ही डाइवर्सिटी है, तो नेचर में डाइवर्सिटी है तो लोग में डाइवर्सिटी होगी ही। तो इंडिया इज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स। सिंपल रिलीफ फीचर्स क्या होता है, अर्थ के ऊपर का स्ट्रक्चर, कहीं प्लेन है तो कहीं नदी है, तो कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं गड्ढा है, ऐसी चीज़ें हैं। लैंडफॉर्म्स कैसे हैं, सेम चीज़। क्लाइमेटिक रिल्म्स, क्लाइमेट कैसे बदलते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारे बिहार में अभी गर्मी ठंडी आ रहा होता है, पंजाब में अभी भी गर्मी रहता है। ठीक, अगर फिर से तुम अभी जाओगे तो ऊपर वाले एरिया में तुम्हारे ठंडी के दिनों बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ती है, हिमाचल प्रदेश से, और साउथ साइड में जाओगे तो वहाँ गर्मी पड़ती है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्लाइमेट में भी डाइवर्सिटी है हमारे। वेजिटेशन, इसी प्रकार से तमिलनाडु में 2 बार चावल की खेती होती है। हम लोग क्या है, मतलब प्लेन एरियाज़ जो हैं उनमें क्या होता है, जो मतलब नॉर्थ इंडिया में प्लेन एरियाज़, वहाँ पे क्या होता है, एक टाइम राइस, एक टाइम वीट, या बीच में कोई और मतलब कोई और वैराइटीज़। लेकिन तमिलनाडु में जाओगे, क्या केरला साइड जाओगे, 2 टाइम किया जाता है। तो ये रीज़न वेजिटेशन टाइप्स में भी हमारी डाइवर्सिटी है। अगला है, ठीक, एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है और सबसे फर्टाइल सॉइल, दुनिया की सबसे फर्टाइल सॉइल कोई है तो एलुवियल सॉइल है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एलुवियल सॉइल इंडिया में पाया जाता है। ये हर तरह के, समझ लो एक तरह से लगभग हर तरह के वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, चलो इसके बारे में अब जानते हैं अच्छे से। तो दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। ठीक, मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको
अगला क्यूमस सबसे ज़्यादा फैला हुआ है इंडिया में, सबसे ज़्यादा तुम देखोगे तो सबसे ज़्यादा पार्ट तुम्हारा एलुवियल सॉइल का रहता है, क्योंकि तुम्हारा पंजाब से शुरू होता है, फिर वो जाता है बंगाल आते होते हुए आसाम सब एरिया पूरे भरे पड़े हैं। फिर नीचे कोस्टल एरियाज़ में तुमको एलुवियल मिल जाएगा, नदी किनारे किनारे एरियाज़ में तुमको एलुवियल मिल जाएगा। तो ये सारी एरियाज़ में एलुवियल सॉइल है। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा था इंटायर नॉर्थन प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। ठीक, यहाँ पे नीचे मैप दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। देखो ये तुम्हारा नॉर्थन प्लेन है, ये तो माउंटेनियस रीजन हो गया, जो डार्क ग्रीन है थोड़ा, ये हल्के रीजन, ये वाला एरिया देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ, लेट मी टेक अ पेंसिल। ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ठीक, ये वाला एरिया देखो तुम, जितने भी ग्रीन वाले एरियाज हैं, ऐसे ग्रीन जितने भी हैं, ये सब क्या है, ये एलुवियल प्लेन्स है। ठीक, इसमें क्या हुआ, ये नॉर्थन प्लेन्स में सबसे ज़्यादा क्या है, ये एलुवियल प्लेन्स है। देखो जहाँ जहाँ भी तुमको ऐसे ग्रीन कलर दिखाई देंगे वो तुम्हारे एलुवियल प्लेन्स है। ठीक, देख लो कितना ज़्यादा फैला हुआ है, ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, फिर से तुम इधर देखो कोस्टल एरियाज़ में देख लो, इधर उड़ीसा के साइड, फिर से आंध्र प्रदेश के साइड, तमिलनाडु के साइड, ये सब देख लो, फिर गुजरात में देख लो, इतना बड़ा एरिया केवल इसने कवर किया हुआ है। ठीक, अगला आता है, दे हैव बीन डिपोजिटेड बाय द 3 इंपॉर्टेंट हिमालय रिवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो डिपोजिशन हुआ है इनका, ये नॉर्थन प्लेन्स में जो इनका डिकम्पोजिशन, नॉर्थन प्लेन्स बोले तो ये, नॉर्थन प्लेन बोले तो ये, सॉरी, नॉर्थन प्लेन बोले तो ये वाला एरिया। ठीक, ये वाला एरिया नॉर्थन प्लेन होता है हमारा। ठीक, इनमें देखोगे तुम तो क्या है, सबसे ज़्यादा तुम्हारा एलुवियल सॉइल जो है वो फॉर्मेशन किसकी वजह से हो पाया है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना नदी जो यहाँ से निकलती हैं, उनकी इंदस नदी जो देखो, इंदस नदी कहाँ से कहाँ निकल के जाती है, तुम्हारी माल जम्मू कश्मीर साइड से निकली तो ये चली जाती है पाकिस्तान साइड। ठीक, ये पंजाब होते हुए जाती है, पंजाब होते हुए क्या चली जाती है, पाकिस्तान साइड चली जाती है। फिर तुम्हारी ब्रह्मपुत्र अगर चाइना की इस पार्ट से शुरू होती है तो ऐसे घूमते हुए ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम होते हुए ये बांग्लादेश होते हुए चली जाती है इधर। ठीक, फिर से ये क्या होता है, उत्तराखंड से हमारी गंगा जी शुरू होती है, तो गंगा जी ऐसे घूमते घूमते बिहार होते हुए फिर से ऐसे करते करते ये भी चली जाती हैं बांग्लादेश होते हुए डेल्टाज में। ठीक, सॉरी, तो ठीक, तो ये क्या है, इन्हीं के जो रिवर्स है, इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स की वजह से ही यहाँ पे एलुवियल सॉइल का बहुत बड़ा डिकम्पोजिशन हुआ है। ठीक, वही यहाँ पर समझाया हुआ है, तो ये हाईलाइट करने वाली चीज़ें हैं। ठीक, these have been deposited by the 3 important Himalayan rivers, the Gangas, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. ठीक, अगला these soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor। दिखाया मैंने कि राजस्थान के कुछ पार्ट में और गुजरात के कुछ पार्ट में तुमको मिल जाएंगी। ठीक, एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड पर्टिकुलरली फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा कावेरी रिवर्स। देखो एलुवियल सॉइल तुमने तो देख लिया कि नॉर्थन प्लेन में तुम्हें मिल रहा है, नॉर्थन प्लेन साइड में तुम्हें एलुवियल सॉइल मिल रहा है, लेकिन ये देखो कि साइड में यहाँ पे देखोगे, अगर मैं स्क्रिबल लूँ यहाँ पे, अगर तुम देखोगे तो ये सारे एरियाज़ में भी तुम्हें, जहाँ मैं अंडरलाइन करते हुए जा रहा हूँ, तुम्हें एलुवियल सॉइल दिख रहा है। यहाँ तो कोई गंगेटिक प्लेन्स नहीं है, कोई ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं है, तो कैसे इन एरियाज़ में कैसे? देखो इन एरियाज़ में आने का मेन रीज़न है गोदावरी, कृष्णा, महानदी और तुम्हारी कावेरी नदी। ये भी क्या है, ये नदियाँ भी यहाँ वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हुए आती हैं, तो ये भी अपने साथ एलुवियल सॉइल को लेके आती हैं। तो जब एलुवियल सॉइल को जब लेके आती हैं तो इससे क्या होता है कि इनके अगल बगल भी ये जो एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़, देखो इनके अगल बगल भी इनका डिकम्पोजिशन अच्छे से हो जाता है। समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी, सो वी आर हियर। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो एलुवियल सॉइल में क्ले भी मिलेगा तुम्हें, सिल्ट भी मिलेगा और सैंड भी मिलेगा। सिल्ट बोल तो सैंड और क्ले का कॉम्बिनेशन मान लो, एक तरह से छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। एज वी मूव इनलैंड्स टुवर्ड द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवट बिगर इन साइज। देखो जैसे भी तुम रिवर साइज की साइड बढ़ोगे तो वहाँ पे क्या होगा, तो इनलैंड्स टुवर्ड्स द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवट बिगर। समवट जैसे तुम नदियों किनारे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे जो एलुवियल सॉइल है वो थोड़ा बड़ा दिखते हुए मिलेगा। रीज़न है मॉइस्चर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से गठीले हो जाते हैं। ठीक, और जैसे रिवर पढ़ोगे तो बड़े बड़े स्लोप्स मिलने लगते हैं, तुमको बड़े बड़े प्लम्स मिलने लगते हैं। तो उनका रीज़न कुछ नहीं है, बस वही है कि मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा गठीले हो जाता है। ठीक है, इन द अपर रीचेज ऑफ रिवर वैली
दैट इज़ नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल्स आर कोर्स। ठीक, नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप बोले तो जहाँ पे देखो ये नदी है, ये ठीक है, नदी बह रही है यहाँ पे, ठीक, ऐसे ऐसे, ये तुम्हारा स्लोप बना हुआ है, यहाँ पे जो तुमको मिट्टी मिलेगी ये क्या मिलेगी, कोर्स मिलेगी, एकदम समझ लो पाउडर देखा है तुमने, उस टाइप की मिलेगी। ठीक, सच मतलब पाउडर नहीं कहेंगे, कॉफ़ी लाइक कह लो, कॉफ़ी देखा तुमने, मतलब कॉफ़ी उस टाइप की दिखेगी। तो सच सॉइल्स आर कॉमन इन पिडमॉन्ट प्लेन सच एज दुआर्स, कोर्स एंड टेरेट। देखो पिडमॉन्ट मैंने बताया था क्या होता है, जो फुट हिल्स होता है, माउंटेन, ये जो माउंटेन मान लो माउंटेन है तो इसका ये फुट हिल है, ये फुट हिल है, ये वाला एरिया, ये तो ये क्या होगा, ये पिडमॉन्ट प्लेन, ये अगर प्लेनर एरिया में है तो ये पिडमॉन्ट प्लेन हो गया। तो अगर ये देखो दुआर कौन सा है, ये अगर नॉर्थ, ये इस वाला मतलब यहाँ से अगर ये वाला एरिया जो है वो दुआर है, जो अरुणाचल प्रदेश और ये सब में है, ये दुआर एरिया है। ठीक, कोस्ट तुम्हारा नॉर्थन पार्ट में पड़ता है, ईस्टर्न साइड में, देखो ईस्टर्न साइड में जो है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ये वाला साइड में, ये तुम्हारा क्या है, दुआर है। फिर से अगर तुम्हारा इस एरिया में पड़ता है, यहाँ पे उत्तराखंड से इधर, ये तुम्हारा कोस है, और इधर ये सब पंजाब वाले एरिया, ये सब जो है ये तुम्हारे तेरही हैं। ठीक, ये तेरही मतलब एक समझा, मैंने थ्योरियल पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया था तो समझ लेना वहाँ पे। अगला, अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ, ये मैं कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, दुआर कोस और तेरे मैंने डिफरेंस समझा दिया, तो उसमें तो वीडियो में रेफर कर सकते हो। वेल एंड गुड, आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। देखो जो एलुवियल सॉइल है ना, ये काफ़ी पुराने सॉइल है, तो इनको हमने एज पे भी इनको क्लासीफाई किया हुआ है। तो मैंने बांगर सीमेंट वाला एग्जांपल, मतलब बांगर सीमेंट निकल रहा था बार बार, तो यही है। अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड सॉइल, ओल्ड एलुवियल, ठीक, जिसको हम लोग बांगर कहते हैं। बांगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, तो ये सबसे अच्छा नहीं होता है और सस्ता भी नहीं होता है, तो और न्यू एलुवियल को खादर कहते हैं। ठीक, तो ओल्ड एलुवियल बांगर सीमेंट से याद रख लेना, न्यू एलुवियल खादर, मैन्योर को हिंदी में खादर कहते हैं, तो उससे याद रख लेना। ठीक, खादर फर्टाइल होता है, तो देखो खादर बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, मतलब जो मैन्योर होता है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, तो खादर भी बहुत फर्टाइल होता है। ठीक, द बांगर सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स। इसका मतलब क्या है, देखो कंकर नोड्यूल्स ये जो लिखा हुआ है, ये कंकर नोड्यूल्स, इसका मतलब होता है ना, तुम समझ लो कंकड़ मतलब पत्थर, छोटे छोटे पत्थर को हम लोग कंकड़ कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो तुम्हारे घर में गिट्टी आती होगी, घर जब बनता है तो गिट्टी आती है, छोटे छोटे पत्थर में आते हैं, वो उसके छोटे और थोड़े और छोटे पार्ट्स आते हैं, छोटे छोटे एकदम बिल्कुल, वो क्या होते हैं, कंकड़ होते हैं। तो बांगर सॉइल का इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर हैं, समझ लो इस तरह से। दैन द खादर, खादर में क्या है कि तुम्हारे कम इस तरह के नोड्यूल्स पाए जाएंगे। ठीक है, इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल। इसके पार्टिकल्स क्या, मोर मतलब बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं, तो क्या होता है, सॉइल के जो रूट्स आसानी से अंदर आते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से लेते हैं, तो ज़्यादा फर्टिलिटी है भाई इसमें, सीधी सी बात, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी समझदार हो, समझ गए होगे। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। ओ सॉरी, आजकल सॉरी निकल रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं। एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। एलुवियल सॉइल तो ऐसे तो बहुत फर्टाइल होता है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक, मोस्टली दिस सॉइल कंटेन एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। बताया था इसमें कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है। ठीक, क्या क्या होता है, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ठीक, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप भी अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लीजिए। ठीक, विच आर आइडियल ग्रोथ फॉर, और कौन कौन से प्लांट जो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं तुम्हारे मतलब तुम्हारे एलुवियल प्लेन्स में, वो होते हैं सबसे पहले शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल क्रॉप्स। ठीक, सीरियल क्रॉप्स तुम कोई भी ले लो, मक्का ले लो, चावल ले लो, गेहूँ ले लो, कोई भी दाल ले लो, वो एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छे से होता है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। अब देखो इंसान क्या है, जिसको जहाँ ज़्यादा मिलेगी वो वहाँ दौड़ेगा, तो इस एरिया में फर्टिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा पैदावार होता है, तो लोग ज़्यादातर ये एरिया इसी वजह से ज़्यादा पॉपुलेटेड और बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है यहाँ पे। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा जानते हो एग्रीकल्चर के लिए वर्ल्ड फेमस है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है एग्रीकल्चर में, बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ का। ठीक है, सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर। और देखो कुछ एरियाज जो ऐसे हैं, जैसे पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं जो वहाँ पे बारिश कम होती है, पंजाब में बारिश कम होती है, वहाँ के मेन रीजन्स जो वहाँ पे जो इरीगेशन जो होता है वो
वो ज़्यादातर नहरों के थ्रू होता है, नदियों के थ्रू होता है, बारिश वहाँ पे कम होती है तो ड्राई रीजन हो जाता है, तो वहाँ पे तुम्हें ना सॉइल ट्रीट करना पड़ता है टाइम टू टाइम थोड़ा, लेकिन वो ट्रीट करने थोड़े से ही ट्रीटमेंट पर वो बहुत अच्छा सॉइल। अल्कलाइन बोले तो यहाँ बेसिक हो जाता है, बेसिक नेचर हो जाता है, मतलब उसका pH 7 के ऊपर चला जाता है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है। सॉइल थोड़ा एसिडिक रहे, pH थोड़ा 6 के करीब रहे, अच्छा सॉइल होता है। ठीक, अगला आते हैं ब्लैक सॉइल। देखो ब्लैक सॉइल जब दिमाग में आए तो पहले ही दिमाग में आ जाना चाहिए ब्लैक सॉइल बोल तो कॉटन सॉइल, इसको कहा भी जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो होता है कॉटन। इंडिया कॉटन बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो क्यों? क्योंकि इंडिया में ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बहुत ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है इंडिया में। और ब्लैक सॉइल बोल तो कॉटन, दिमाग में रहना चाहिए, और कुछ रहे चाहे ना, ब्लैक बोले तो कॉटन, कॉटन होता है वाइट, पाया जाता है किस ब्लैक सॉइल में, तो गोरे और काला का बहुत अच्छा वो है मिक्सर। ठीक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगला, दिस सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल्स। रेगुर सॉइल कहा जाता है इनको, ये मतलब रीजनल लैंग्वेज में रेगुर कहा जाता है। ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन। देख लो, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बोई जाती है तो वो होता है कॉटन में, ब्लैक सॉइल में कॉटन। ठीक, बहुत फर्टाइल होता है कॉटन के लिए। ठीक, इसको मैं अच्छे से अंडरलाइन हाईलाइट भी कर देता हूँ साथ साथ। ओके, इट इज़ बिलीव दैट इन क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। देखो कोई भी चीज़ होती है ना, मतलब देखो फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा मैटर करता है वो वहाँ का लैंडफॉर्म कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। ये तीन चीज़ें जो बेसिक नीड है सॉइल फॉर्मेशन का पता करना, तो ये तीन चीज़ें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी सॉइल पता करने के लिए। तो ये भी सेम चीज़ लिखा हो, पेरेंट रॉक मटेरियल, वहाँ का रॉक मटेरियल कैसा है। ऐसा तो नहीं कि अब वहाँ का रॉक मटेरियल सैंडी है तो टूटेगा तो सैंडी सॉइल बनाएगा। ठीक, लेटराइट बनाएगा, एरिड बनाएगा, इससे बनाएगा, आगे देख लेते हैं आगे। ठीक, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप और बेसाल्ट रीजन ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटो एंड मेड ऑफ लावा फ्लोस। देखो ये हमारा जो एरिया है ना, ये वाला तुमको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रेस कलर में, ये स्क्रिबलेट में स्क्रिबलेट, ये वाला जो एरिया है ये वाला ब्लैक एरिया। फिर यहाँ पे तुम देखो इसे, आप ये ब्लैक, यहाँ पे क्या ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ये डेक्कन प्लेट्यू एरिया। ये जो एरिया है, जो डेक्कन प्लेट्यू फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है तुम्हारा वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। ठीक, तो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ है, तो वहाँ की जो वोल्केनिक इरप्शन जानते हो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जलेगा तो काला हो ही जाएगा। ठीक, अगला पढ़ते हैं। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र एंड मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तुम देख लो यहाँ पे कौन कौन से एरिया जिसके साइड में आ रहा है। देखो राजस्थान का कुछ पार्ट आ रहा है, गुजरात का कुछ पार्ट आ रहा है, गुजरात का तो बड़ा ही पार्ट आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है, देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है। तो ये सारे एरियाज़ क्या है, इसमें ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो कॉटन तो भाई कमी होती नहीं है इधर, तो कॉटन बोले तो ब्लैक सॉइल, दिमाग में रहना चाहिए, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, भूलना मत, एग्जाम में आएगा पक्का। ठीक, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक, आप भी अपने में हाईलाइट कर लो, कुछ चीज़ें छूट जाए तो अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट कर सकते हो उन सारी चीज़ों को। ठीक, और कोई भी डाउट हो यार कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है, आज अब से मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम लिंक भी दूंगा, ट्विटर का भी लिंक दे दूंगा, जहाँ भी हो जैसे भी हो पूछ लेना। फेसबुक पे कुछ दिन फेसबुक भी आ जाएगा तो फेसबुक भी लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम भी चैनल बनने की प्लान भी बन रहा है, तो टेलीग्राम पे भी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आओ, बस पढ़ना है, तो पढ़ाई के लिए तो हर जगह शुरू है। चलो आगे करते हैं आगे। एंड द एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। देख लो गोदावरी किधर है, इधर है, कावेरी, तो सिंपल से बात है, उधर भी इन सबका थोड़ा थोड़ा मतलब ये भी पाए जाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सी वैली के पास ये मिलते हैं, तो सिंपल है, गोदावरी और कृष्णा वैलीज होती हैं। तो ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल, बहुत ही फाइन पार्टिकल होते हैं ये, बहुत ज़्यादा क्ले मटेरियल से बने होते हैं, यानी चिकनी मिट्टी कहते हैं ना जिससे, उससे बने होते हैं क्ले सॉइल, एंड दे आर एक्सट्रीमली फाइन, बहुत ही फाइन होते हैं, एक्सट्रीमली फाइन। दे आर वेल नॉन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। देखो कॉटन के लिए जहाँ भी कॉटन का ग्रोथ कराना वहाँ मॉइस्चर की कमी होनी नहीं चाहिए। तो ये बेस्ट इनकी क्वालिटी क्या होती है, अपने ना अंदर ना कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने की, मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा अंदर मतलब भरे रहते हैं अपने अंदर मॉइस्चर्स को। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। ठीक, देखो ये ऐसे अगर देखोगे तुमको लगेगा यार ये तो एलुवियल सॉइल में भी यही पाए जाते हैं, तब भाई मतलब ये तो और फर्टाइल होना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो और ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी प्लांट के लिए, तो होता है फॉस्फोरिक मटेरियल्स। ठीक,
तो फॉस्फोरिक कंटेंट ना इसमें थोड़ा पुअर होता है, मतलब बहुत कम होता है। इसकी वजह से एलुवियल सॉइल के टक्कर में नहीं आ पाता, वरना बाकी सब तो मॉइस्चर भी अच्छा होल्ड करता है, कलर भले ब्लैक है लेकिन मॉइस्चर अच्छा होल्ड करता है, ठीक, न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे खासे हैं इसमें। बट क्या डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे बस इसका कि फॉस्फोरिक कंटेंट कम है एलुवियल सॉइल से, और बहुत मतलब कम नहीं, बहुत कम है, ठीक। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। ये मैंने डीप बताया था डीप क्रैक क्यों आते हैं, वीडियो देख लेना। क्या होगा, कोई भी अगर जहाँ ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, ज़्यादा मॉइस्चर होता है, अगर वहाँ से ज़्यादा तुरंत अचानक से पानी इवेपोरेट होकर निकलने लगे तो क्या होता है, क्रैक बनने लगेंगे धीरे धीरे। तो वही चीज़ें यहाँ भी होती हैं, ठीक। दिस सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। ये जो सॉइल होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे बहुत मतलब मिट्टी जो होती है, अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, अगर तुम खेती करो तो हल में फंसते जाएंगे, अच्छे से नहीं हो पाएंगे, मतलब अच्छे से मुड़ेंगे नहीं, अच्छे से जोत नहीं पाओगे अच्छे से, तो क्या होगा कि तुम खेती नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो होता ये कि पहला मानसून शुरू होते ही थोड़ी सी बारिश हुई, उतने में ही इसको पूरे से हल जोत के बराबर कर दो, तब तुम्हारा खेती अच्छा होगा। अगला है रेड एंड येलो सॉइल। छोटा सा टॉपिक है, रेड एंड येलो सॉइल का पढ़ लेते हैं। रेड एंड येलो सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन, इग्नियस रॉक। देखो रॉक्स 3 टाइप के होते हैं, ठीक, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंटरी। इग्नियस रॉक मान लो तो वोल्केनो वाले रॉक्स होते हैं ये, तो इसी पे ये डेवलप होते हैं, ठीक, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, ठीक। ये तुम्हारा 8th या 9th में पढ़े होगे तुम लोग, ठीक। इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। देखो वो क्या इग्नियस रॉक मैंने बताया, वोल्केनो, इग्नियस बोले तो वोल्केनो, ठीक, इग्नियस बोले तो अग्नि, अग्नि बोले तो वोल्केनो। और ये वोल्केनो कहाँ है तुम्हारा, ज़्यादातर डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन्स में है, ठीक। तो डेक्कन प्लेट्यू के ड्रायर रीजन्स यानी कि गुजरात वाले एरियाज में मिलता है, ठीक। अगला, येलो एंड रेड सॉइल्स आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सॉरी ये गुजरात साइड में नहीं मिलता है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग विद द पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक। पिडमॉन्ट मैंने बताया ना, फुटहिल्स होते हैं, फुटहिल्स समझो, फुटहिल्स मैंने बताया ना, पहाड़ के नीचे वाले जो एरियाज होते हैं वो पहाड़ के जस्ट बगल में, ये पहाड़ हुआ, ये इसका फुट हुआ तो फुट, ठीक, ये पहाड़, ये फुट, ये पहाड़, ठीक, ये फुट, ठीक, तो फुट हिल, सिंपल। दिस सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक। ये डिफ्यूजन ऑफ आयरन, मतलब आयरन, देखो आयरन जो होता है ना उसका कलर ना रेड होता है, केमिकल कलर उसका रेड होता है, ठीक। तो क्या आयरन के मॉलिक्यूल्स इसमें डिफ्यूज हुआ रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये रेड कलर में दिखाई देता है। और जब ये हाइड्रेटेड होता है, मतलब इसमें जब पानी की मात्रा होती है तब ये क्या होता है, येलो फॉर्म में दिखाई देता है, समझे। तो अगर आप रेगिस्तान में गुम हो या कहीं पे गुम हो जहाँ पे आप पानी की कमी हो और वहाँ पे अगर रेड एंड येलो सॉइल है, अगर आपको येलो सॉइल दिखता है तो मान लीजिए वहाँ पे थोड़ी पानी मिलने की चांसेस हैं, मॉइस्चर वहाँ पे है, ठीक। अगला, लेटराइट सॉइल्स। लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रेक। बताया था इसमें कुछ है नहीं, लेटर ये बस ड्राई करो, लेटर मीन्स ब्रेक, ठीक। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विद हायर टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। ये उन एरियाज में होता है जहाँ बहुत तेज टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। उन एरियाज में क्या होता है, लेटराइट सॉइल पाया जाता है। तो देख ले, इसको अंडरलाइन कर लेता है, विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, ठीक। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। उसकी वजह से क्या होता है, इंटेंस लीचिंग हो जाती है हैवी रेन की वजह से। लीचिंग बोल तो क्या होता है कि ऊपर का जो तुम्हारा लेयर है सॉइल का वो कट कट के नीचे बहने लगता है, उसके साथ उसके जो प्लांट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी बहने लगते हैं, समझे। तो अगर सॉइल न्यूट्रिएंट्स भी बह जाते हैं या इरिगेशन ज़्यादा कर देता है तो प्लांट के सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स भी बह जाते हैं और ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो इससे क्या होता है, ये इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लीचिंग। लीचिंग बोले तो जो प्लांट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स उनका बह जाना इज कॉल्ड लीचिंग, बात खत्म, ठीक। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म particular the decomposers like bacteria get destroyed due to high temperature। अब ह्यूमस कंटेंट कब होगा, यानी मैन्योर कंटेंट कब होगा भाई, सिंपल सी बात है, जब उसके बैक्टीरिया उससे डिकम्पोज करेगा। अब बैक्टीरिया यहाँ पे है नहीं, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो कि बैक्टीरिया वहाँ पे भून के ख़त्म हो गए, तब भाई डिकम्पोज क्या करेगा, तो वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट हो जाता है यहाँ पे कम, ठीक। सॉरी बहुत नॉइज़ है अगल बगल, तो उसके लिए सॉरी। अगला, लेटराइट सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कल्टिवेशन विद एडुकेट डोजेज ऑफ मैन्योर। लेटराइट सॉइल को तुम अगर तुम यूज़ करना चाहते हो कल्टिवेशन के लिए, तुम्हें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स डालने पड़ेंगे एडुकेट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में,
ठीक, तब ये बन पाएंगे। दिस सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन द कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड आसाम, ये सारी एरियाज़ में पाए जाते हैं। ठीक, क्योंकि ये सारी बातें याद रखना, ये जितनी भी रेड लाइन्स हो रही है किन किन रीजन्स में पाया जाता है, क्वेश्चंस नॉर्मली पूछता है और नॉर्मली जनरली पूछता है। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, the soil is useful for growing tea and coffee. Red laterite soils in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are suitable for crops and cashew nut. ठीक, देखो अप्रोप्रिएट, अगर हम लोग देखो क्या है ना, ह्यूमन का दिमाग होता है बहुत ही, हम लोग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और अपने टेक्निक अगर यूज़ करें तो हिली एरियाज़, कर्नाटक के हिली एरियाज, तमिलनाडु और केरला में क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे टी उगाते हैं। इन लोग से इरीगेशन और परफेक्ट अमाउंट ऑफ ने मैन्योर दिया, फर्टिलाइजर्स दिए, इसकी हेल्प से हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, अच्छे अमाउंट में हम लोग टी लीव्स उगाते हैं। ठीक, रेड लेटराइट सॉइल जो है तमिलनाडु साइड में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, इनको भी अगर फर्टिलाइजर अच्छे से दे दिया जाता है तो ये भी सूटेबल हो जाते हैं क्रॉप्स लाइक, मतलब नट मान लो, काजू मान लो, इन सब के लिए। ठीक, अगला है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। ठीक, इनका कलर रेंज करता है रेड टू ब्राउन में। ठीक, दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर। ठीक, ये रेतीले की तरह तुम महसूस होंगे कि रेतीले हैं। ठीक, एंड सलाइन इन नेचर, नूनछार होते हैं, मतलब नमकीन होते हैं, समझ लो थोड़े। इनका ना जो जनरली इनका जो यूज़ होता है, वहाँ के लोग जो एग्रीकल्चर करते हैं वो नमक का एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा कर देंगे तो सारे नमक पानी में घुल जाएगा, पानी ऊपर है तो उसके साथ इवेपोरेट होगा तो सारा नमक ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको इकट्ठा कर लिया, फिर से प्यूरीफाई किया, बेच दिया, खत्म। इन सब एरियाज ऑफ द साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड बाई इवेपोरेटिंग द वाटर, बताया मैंने। ठीक, ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, इसको अंडरलाइन करते चलते हैं। ठीक है, ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। सेम रीजन, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ह्यूमस तो होगा नहीं, बैक्टीरिया सब खत्म, और मॉइस्चर क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारा पानी तो भाप बन के उड़ जा रहा है। ठीक, अगला द लोअर होरिजन्स, ये देखो यहाँ पे, द लोअर होरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाई कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम एंड कैल्शियम कंटेंट डाउन। तो कैल्शियम क्या होता है ना, उसको अगर कार्बोनेट मिला या वो मिला तो वो सॉलिड फॉर्म कर लेता है, खुद तो सॉलिड होता ही है। ऑक्सीजन में तो CaO फॉर्म कर लेगा, कार्बोनेट में तो CaCO3 फॉर्म कर लेगा। तो वही होता है, जैसे जैसे नीचे जाता है तो कैल्शियम कंटेंट बढ़ता है, तो क्या करता है, कंकर नोड्यूल्स फॉर्म करता है, यानी छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स जुड़ के बना लेता है, और मतलब वो फर्टिलिटी को लूज कर देता है बिल्कुल। द कंकर लेयर फॉर्म्स इन द बॉटम हॉरिजन्स रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक, ये भी देख लो, ये चीज़ मैंने समझाया था। इसमें क्या होता है, कंकर नोड्यूल्स मान लो नीचे बह गए, अब ये क्या हो गया, एकदम पेरेंट रॉक की तरह हार्ड हो गया, पानी आया यहीं पर रुक गया। अब जहाँ पे एरिड सॉइल होता है वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो वो जो पानी इकट्ठा हुआ है वो क्या करेगा, कुछ दिन टाइम बाद भाप बन के उड़ जाएगा। तो बात खत्म यहीं पे तुम्हारी। जब पानी भाप बन के उड़ गया तो वो एरिया तुम्हारा डेजर्ट लाइक एरिया हो गया। तो इसलिए ये ज़्यादातर राजस्थान के एरियाज़ में पाया जाता है। ठीक, और मतलब इनको ना क्या होता है कि इनको अगर फर्टिलाइजर में तो इनको प्रॉपर इरिगेशन करो, टाइम टू टाइम इरिगेट करो, इनके अंदर मैन्योर डालो, ये सब करो, प्लांटेशन ज़्यादा करो यहाँ प्लांट्स की। तो क्या होगा इससे थोड़ा ना, मतलब जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में कुछ पार्ट हमें मिले हैं जो कि हाँ फर्टाइल हो गए ये सारे प्रोसेसेस करने के बाद। तो समझा ना कि क्या होता है, फिल्टर पानी को तो ना ही ग्राउंड में जाने देता है और ऊपर रोके रखता है, फिर टेम्परेचर हाई हुआ उड़ गया। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या ग्राउंड वाटर की भी कमी है, ऊपर से तुम्हारा नदी और ऊपर जो तुम्हारा सॉइल मॉइस्चर वो भी नहीं बना पाता है हाई टेम्परेचर होने की वजह से। अगला है फॉरेस्ट सॉइल। ठीक, ये अगर तुम्हें अच्छे से समझना है, बेसिक चीज़ मैंने सारी चीज़ें समझा रखी हैं, तो तुम लोग वीडियो रेफर जरूर कर लेना, मैं लिंक दे दूँगा उसका डिस्क्रिप्शन में। ठीक, और डाउट हो, देखो डाउट होना नॉर्मल सी बात है, डाउट होता है तो अच्छी बात है, यानी तुम पढ़ते हो तभी डाउट होता है, तो तब सिंपल सी बात है। सॉरी, तो सिंपल सी बात है, अगर तुम डाउट होता है तो इसका मतलब तुम पढ़ते हो तभी तो डाउट होता है। अब डाउट पूछने में हिचकिचाओ मत, डाउट किए हो, कोई गलती नहीं की हो तुमने, ठीक है, तो डाउट पूछोगे तुम्हें उससे और क्लियरिटी मिलेगी, तो और अच्छे आंसर्स लिख पाओगे। ठीक, किचन वर्क, नॉर्मल किचन वर्क, ठीक है। अगला है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल डिस्कस करते हैं। ठीक, अगला है, ये छोटा सा ही टॉपिक है फॉरेस्ट सॉइल, उसका सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन देंगे, उसका हमारा चैप्टर खत्म है, ज़्यादा 10-15 मिनट और है बस। दिस सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। जिन एरियाज में रेन फॉरेस्ट होता है, अब देखो यहाँ पे रेन क्या होता है, तुम्हारे जो माउंटेनियस रीजन्स हैं लाइक ये जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी इसके माउंटेनियस रीजन्स है। तो यहाँ पर इन्हीं रीजन्स पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेन फॉरेस्ट होते हैं,
तो इनकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे सॉइल जो यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेन सफिशिएंट होता है, ठीक, और इसी वजह, और यहाँ पे रेन फॉरेस्ट भी है, रेन भी सफिशिएंट है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल मिलेगा ज़्यादातर। द सॉइल टेक्सचर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फाउंड, ठीक। दे आर लोमी एंड सिल्टी। लोमी बोले तो खुरदरे, थोड़े सैंड सिल्ट मिक्स हुआ, यही सब चीज़ रहते हैं। सिल्ट इन वैली एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। कोर्स ग्रेन्ड बोले तो वहीं कॉफ़ी लाइक, अपर स्लोप्स जाओगे तो कॉफ़ी लाइक तुम्हें मिट्टी मिलेगी, इस टाइप का, ठीक। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ द हिमालयस द सॉइल्स एक्सपीरियंस डेनुडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। देखो आर एसिडिक क्या होता है कि ना, जो ह्यूमस होता है वो थोड़ा बेसिक नेचर का होता है, तो सॉइल की एसिडिटी ना थोड़ा, मतलब बेसिसिटी थोड़ी कम करके रखता है, मतलब सॉइल के जो मतलब एसिड नेचर है, एसिडिक नेचर, उसको थोड़ा कम करके रखता है। लेकिन क्या होता है कि ह्यूमस कंटेंट तो हो जाता है कम, क्योंकि होती है बहुत ज़्यादा बारिश, तो मैन्योर टिक नहीं पाता, ऊपर मैन्योर पड़ा है बह के चला गया नदियों में, तो यही होता है, तो वहाँ पर ह्यूमस कंटेंट लो हो जाता है और सॉइल एसिडिक हो जाता है। द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। एलुवियल फैंस मैंने समझाया था क्या होता है, नदी निकली है, उसके बगल बगल के थोड़े जो एरिया जो ट्रायंगुलर शेप में बनते हैं, वो क्या होता है, एलुवियल फैंस होते हैं। समझना तो पिछले वाला लेक्चर देख लो यार, मतलब जो थ्योरी पार्ट वाला लेक्चर वो देख लो, पार्ट 3 है इसका, देख सकते हो, ठीक। द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पर्टिकुलर रिवर टेरेस क्या होता है, मैंने बताया था, रिवर, ठीक, ऐसे गया, यहाँ पर नदी बह रही है, ये क्या हुआ, ये तुम्हारा हो गया रिवर टेरेस, ये इसके साथ हमेशा चलता जाएगा, ये नदी चलती गई, इसके साथ ही बढ़ता रहेगा, तो ये रिवर टेरेस है तुम्हारा, ठीक। तो वहाँ पे जो एरियाज रिवर टेरेस और एलुवियल फैंस फर्टाइल होते हैं, क्योंकि इकट्ठा तो वहीं पे होगा, आके होगा ना ह्यूमस तुम्हारे जितने भी हैं। अगला आता है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, ठीक। सॉइल इरोजन क्या होता है और कंजर्वेशन समझते हैं। द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड द डेनुडेशन मतलब द टूटना, टूट के बिखर जाना, फैल जाना, वहाँ से हट जाना, यही सब। The denudation of the soil cover and the subsequent washing down is described as soil erosion, ठीक। इसको आसान भाषा में कह देना, ऐसे लिख सकते हो, द रिमूवल, डेनुडेशन मतलब रिमूवल, द रिमूवल ऑफ द सॉइल कवर, ठीक, टॉप मोस्ट सॉइल बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल आर्टिफिशियल फोर्स इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। बस सिंपल, बचपन से पढ़ते हुए डेफिनेशन भी तुम्हारा परफेक्ट डेफिनेशन है, इसमें थोड़ा सीनियर क्लास में आ गए तो एक नया टर्म मिल गया तुम्हें, ठीक। The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. अगर नेचुरली देखा जाए, तुम अगर नेचुरली देखो तो सॉइल इरोजन और फॉर्मेशन दोनों बैलेंस करके चलते हैं। जब तक बीच में ह्यूमन ना आए तो ये दोनों बैलेंस है। ह्यूमन आते हैं तो कोई ये ज़्यादा हो जाता है, कोई ये ज़्यादा हो जाता है, तो ह्यूमन का नेचर भाई डिस्टर्ब करना है तो डिस्टर्ब करता है। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। देखो लो आ गया नाम ह्यूमन, हर जगह बदनाम है ह्यूमन भाई, नेचर को लेकर ह्यूमन ही बदनाम है और कोई नहीं बदनाम है, ठीक। किस वजह, क्या रीज़न है, हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन किया, ज़्यादा चरा दिया है एरिया गाय भैंसों से, ठीक। फोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर्स, वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। अब भाई पेड़ काट दोगे तो वाटर को तो बढ़िया मिल जाएगा फ्लो, हवा को मिल जाएगा फ्लो, अब आया मिट्टी मारा उड़ा के ले गया, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर के छक्के की तरह, सिंपल तुम हो गया सॉइल इरोजन। आगे बढ़ते हैं। दस रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स अ डीप चैनल एज गली। ये देख लो गली का एग्जांपल, जैसे क्या होता है ना, मिट्टी रखे हो आएगा पानी तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी को काटते हो जाएगा तो गली फॉर्म हो जाएगा। देख लो यहाँ पे गली फॉर्म हुआ है, तुम डायग्राम में ऐसे देख सकते हो, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे बड़े पिक में देखो यार, तुम बड़े पिक में ये जो है तुम्हारा गली इरोजन है, ठीक। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, गली टाइप में फॉर्म हो गया, मतलब देखो यहाँ पे ऊपर है, ये नीचे है, ऊपर की मिट्टी नीचे है, यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड नोन एज बैड लैंड। सॉरी, आई एम जस्ट हैविंग प्रॉब्लम विद माय सॉफ्टवेयर। यस, ठीक। तो ये क्या करता है, रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल एज गलीज, ठीक। ये समझा दिया मैंने, ठीक। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड, ठीक। अनफिट फॉर कल्टिवेशन हो गया, मतलब अब वहाँ पे कल्टिवेशन कर नहीं सकते हो तो क्या हो गया तुम्हारा बैड लैंड, ठीक। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स एज रेवेन्स
अगर चंबल बेसिन में इन्हीं को हम ना रेविन्स कहते हैं, ठीक, बैडलैंड्स को ही। क्या होता है वहाँ पर सॉइल इरोजन की वजह से वहाँ की मिट्टी जो है अनफर्टाइल हो गई। समटाइम्स वाटर फ्लो एज सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप, इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वास्ट अवे एंड दिस इज नोन एज सॉइल इरोजन। देख लो, टॉप सॉइल का बह जाना, मतलब जो भाई सबसे फर्टाइल सॉइल है, ये फर्टाइल सॉइल है, मान लो नदी आई और इसी को बहा के लेके चली गई। अब भाई यहाँ पे अब रहेगा क्या, तुम्हारा बांगर पड़ गया। अब बांगर सीमेंट तो अच्छा सीमेंट है नहीं, मतलब बांगर मिट्टी तो अच्छी मिट्टी है नहीं। या एलुवियल की बात करें या ब्लैक सॉइल में भी ले लो तो क्या होगा, यही सब है, ठीक। इसको कहते हैं शीट एरोजन कहते हैं इसको, ठीक। एक शीट को ही उठा के लेके चला गया, मतलब टॉप सॉइल की पूरी शीट को लेके चला गया। मतलब टॉप सॉइल पड़ा हुआ है, जैसे मान लो ये मेरा किताब है, ठीक, ये एक शीट है, ये एक शीट है, ये दूसरी शीट है, ठीक। अब ये क्या हुआ, हवा आया बहते बहते इसको लेके चला गया, ठीक। अब ये पूरी शीट उड़ के चली गई, ठीक। तो बचा क्या हमारे पास, मतलब पूरी शीट चली गई, तो इसको शीट इरोजन कह दिया। शीट उड़ी, मिट्टी की शीट उड़ी तो शीट इरोजन, मिट्टी उड़ी तो सॉइल इरोजन। बात करता हूँ, मिट्टी की शीट उड़ी तो शीट इरोजन। वर्ड का खेल है भैया, वर्ड का खेल है। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन, ठीक। मैंने बताया अभी, उसी को विंड इरोजन कहते हैं, अंग्रेजी है और कुछ नहीं। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। अब भैया अगर हमने कर दी बहुत ज़्यादा इरिगेशन, हमने बोला भाई पानी है, अगर हम लोग बो रहे हैं खेत में धान, जब पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, क्या जा रहा है, इसको ज़्यादा पानी चाहिए पैडी को। अब क्या, वो मिट्टी हो गई हल्की, हो गया थोड़ा पानी में मिक्स, अब आया हवा बहा, वो लेके चला गया टॉप सॉइल कर बाहर। अब तुम्हारा पैदावार हो गया कम, अब बोलोगे पानी तो हमने अच्छा दिया था, ठीक। तो फार्मिंग के मेथड में तुमने कर दी थोड़ी सी गलती, उसके वजह से हो गया सॉइल इरोजन, ठीक। प्लॉइंग इन अ रॉन्ग वे, जैसे हल गलत तरीके से चलाना, ठीक, उससे तुम्हारा सॉइल इरोजन होता है। अप एंड डाउन ऑफ स्लोप फॉर्म चैनल्स एंड क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। अब तुम मान लो तुमने हल ऐसे चलाया कि तुमने पानी के जाने के लिए रास्ता बना दिया खेत से बाहर, अब क्या करो, मिट्टी को बहा के लेके जाएगा ही, सिंपल है। प्लोइंग along द काउंटर लाइन्स कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, ठीक। अगर अपोजिट जो काउंटर लाइन्स होते हैं, जो मिट्टी का जो लाइन है, मिट्टी का देखोगे ना तो उसमें तुमको पता लग जाएगा कि ये मिट्टी सीधी जा रही है कि उल्टी जा रही है, ठीक। तो उसके लिए तो क्या, अगर तुम उसके उल्टे में अगर हम लोग करते हैं, मतलब उसके जैसे मान लो मिट्टी इधर जा रही है, तुम इधर से अगर फ्लो करते हो तो कुछ तुम वाटर रोक सकते हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो ऑफ वाटर, ठीक। अगला, दिस इज कॉल्ड काउंटर प्लोइंग, ठीक। नाम काउंटर प्लोइंग बोल तो उसके काउंटर में, मतलब उसके अपोजिट में, अपोज में कर रहे बस। स्टेप्स कैन बी कट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। अब मान लो पहाड़ी वाला इलाका है, अब वहाँ तो होता है सॉइल इरोजन, अब तुम वहाँ रोक नहीं सकते, मिट्टी आएगी ऊपर से पानी गिर रहा है भैया, मतलब ऊपर से पानी गिरते 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 आ रहा है, तो मिट्टी बहाते हुए लेके जा रहा है। अब भाई सोचो अब क्या किया जाए कि हम लोग खेती भी कर लें और मिट्टी भी हमारी बच जाए, मिट्टी बचेगी तभी तो खेती करो। तो उन्होंने क्या क्या दिमाग लगाया, बोला ठीक है भाई तुम पानी, हम तो पानी तुमको तो रोक नहीं सकते, जरूरी हो भाई खेती के लिए, तो तुम आओ देख लेंगे तुमको। उन्होंने क्या किया, सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, ये लिया ये लिया ये लिया। अब सीढ़ी जैसे चढ़ते हो, हाँ, सीढ़ी पे क्या होता है, एक सीढ़ी पैर रखने वाली जगह, तो मान लो वो सीढ़ी तुम्हारी टेरेस है, ठीक, टेरेस फार्मिंग का मान लो। तो उसमें क्या हुआ, वो जो सीढ़ी वाला एरिया है ना, उतने में कि लोग खेती करेंगे, फिर से ऊपर से पानी आएगा, उसमें मिट्टी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। ऊपर वाले में से तो ऊपर से पानी, माउंटेन से तो सॉइल आ ही रहा है, फिर से ऐसे करते करते क्या हो रहा है, नीचे भी सॉइल भरते जा रहा है, पानी भरते है, तुम्हारा एग्रीकल्चर भी हो गया, सॉइल भी आ गया, ठीक। टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट्स इरोजन, ठीक है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयज, वेस्टर्न हिमालयज, वेस्ट कौन है, ये एरियाज, ठीक, यहाँ पे, और ईस्टर्न हिमालयज, ये वाले एरियाज, यहाँ पे क्या टेरेस फार्मिंग बहुत अच्छे से की जाती है, ठीक। अगला है, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। और मान लो कोई तुम्हारा बड़ा ज़मीन, तुम बहुत बड़े ज़मींदार हो, तुम उस एरिया में, और तुम्हारा बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तुम क्या करो कि अगर तुमको करना है तो सबसे बढ़िया तुम उसको क्या करो, टेरेस बाई पार्ट में बांट दो, सिंपल वही चीज़ कर दो, तुम्हारा ही खेत रहेगा, किसी और का नहीं हो जाएगा, ठीक। यही चीज़ समझाया गया है। दिस ब्रेक्स द फोर्स ऑफ द विंड। अब ये क्या करता है, ये जरूरी नहीं है कि ये तुम्हारे सिर्फ पानी को रोके। अब विंड मान लो तुमने अगर प्लेन ही ऐसे बना हुआ है, विंड आया, ठीक, प्लेन मान लो ऐसे था, तुमने अभी टेरेस फार्मिंग नहीं किया, प्लेन तो ऐसे है, ठीक, मैं तुम्हारी ज़मीन ऐसे, तुम इसी पे खेती कर रहे हो, विंड आएगा, मारा झोंका, पूरा मिट्टी लेके चला गया, खत्म। अब वही मान लो तुमने टेरेस फार्मिंग की है, ठीक, ऐसे ऐसे टेरेस फार्मिंग की है, ऐसे ऐसे तुमने टेरेस फार्मिंग की है, ठीक। एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तुम करते हो, यहाँ पे खेती करते हो, यहाँ पे खेती और यहाँ पे खेती। अब जब आएगी विंड आएगी तो पहले यहाँ टकराएगी, फिर इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, या तो इधर निकल जाएगी या तो ऐसे आएगी, इधर टकराएगी। तो तुम्हारा क्या, यहाँ पे तुम्हारा जो सॉइल है ये बच गया, फिर यहाँ वाला सॉइल बच गया, फिर से ऊपर से ऐसे कट के इधर निकल जाएगी, तो यहाँ वाला सॉइल भी बच गया तुम्हारा,
फ़ायदा ही फ़ायदा, समझो। अगला, इसको कहते हैं स्ट्रिप फार्मिंग, ठीक। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज क्रिएट शेल्टर और क्लोज वर्किंग इन अ सिमिलर वे। अब मान लो इसी के तुम लाइन बाय लाइन ना तुम वो पेड़ों की लाइन बिछा दो, प्लांट कर दो, तो वो भी क्या विंड की डायरेक्शन बदल देंगे, वाटर की डायरेक्शन बदल देंगे, तो उससे भी सॉइल इरोजन कम होगा। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। अगर इसी को तुमने लगा लाइन से लगा दिया, मान लो जैसे मैंने शेल्टर बनाया ऐसे, ऐसे मैंने शेल्टर बनाया, तो मतलब मैंने ऐसे बनाया, स्ट्रिप बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं खेती करता हूँ इन स्ट्रिप्स में। मैंने यहाँ पे एक फॉरेस्ट की लाइन बना दी, पेड़ की लाइन यहाँ बना दी, एक पेड़ की लाइन। अब इसको क्या देंगे हम लोग, शेल्टर बेल्ट। बेल्ट की तरह नहीं बन गया, अब शेल्टर दे रहा है सॉइल को, तो शेल्टर बेल्ट, सॉइल को शेल्टर दे रहा है तो शेल्टर बेल्ट, क्योंकि बेल्ट की तरह हमको दिख रहा है, शेल्टर बेल्ट, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, लास्ट लाइन पे आते हैं। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of the sand dunes in the stabilizing the desert of western India। ठीक है, देख लेना बस। तो ये जो हुआ ना शेल्टर बेल्ट बनाने से, जो डेजर्ट वाले एरियाज है इनमें बहुत ज़्यादा हेल्प है, माउंटेनियस रीजन में हेल्प हुआ। अब मान लो डेजर्ट वाला एरिया है, ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, अगर हमने शेल्टर बेल्ट लगा दिया, थोड़ा थोड़ा प्लांटिंग हम लोग किस चीज़ की कर सकते हैं इस एरिया में, कैक्टस की कर सकते हैं, थॉर्नी बुशेस की कर सकते हैं, जिनकी जड़ें गहरी होती है, मिट्टी को मतलब रेतीली मिट्टी को भी अच्छे से पकड़ के रखते हैं, तो उनके हमने शेल्टर बेल्ट बना दिया। अब विंड आएगा थोड़ा थोड़ा करेगा, थोड़ा थोड़ा डैमेज करेगा, लेकिन फर्टिलिटी धीरे धीरे मेंटेन होगी, धीरे धीरे फर्टिलिटी बढ़ेगी उस एरिया की, समझिए, तो कर सकते। तो अब यहाँ पे हमारे एक केस स्टडी है, स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट, आप इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन जनरल नहीं पूछे जाते, बट कम्पिटिटिव व्यू से हम लोग देख लेते हैं। द विलेज ऑफ सुखमजरी एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झबुआ हैव शोन दैट इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन। ठीक, बहुत अच्छी बात है, मतलब इन्होंने यहाँ पे लैंड डिग्रेडेड लैंड को अच्छे में कन्वर्ट किया है। ट्री डेंसिटी इन सुखमजूरी इंक्रीज फ्रॉम 13 पर हेक्टेयर इन 1976 टू 1272 पर हेक्टेयर इन 1992। मात्र 16 साल में इन्होंने 13, मतलब 1 हेक्टेयर में 13 पेड़ लग पा रहे थे, उसको इन्होंने इतनी सॉइल फर्टाइल कर दी, इन्होंने लैंड डिग्रेड को दोबारा जनरेट करके सॉइल को अच्छे से मेंटेन करके, अब उसी 1 हेक्टेयर में 1272 सॉइल, मतलब 1272 पेड़ लग जा रहे हैं। बताओ कितनी अच्छी बात है। रीजनरेशन एंड ऑफ द इन्वायरमेंट लीड्स टू द इकोनॉमिक वेलबींग एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर एंड एनिमल केयर एंड कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज्ड इनकम्स। सिंपल है, खेती अच्छी होगी तो इनकम अच्छा होगा, ठीक, तो इकोनॉमी अच्छी होगी, इकोनॉमी अच्छी तो देश का भी भला, तुम्हारा भी भला, पॉवर्टी कम होगी, ठीक। एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम इन सुखमजरी रेंज फ्रॉम 10,000 to 15,000 बिटवीन 1979 to 1984। अब देखो 1979 से 1974 में वहाँ के लोग केवल इस तरह करके 10,000 से 15,000 महीना कमा रहे थे। उस टाइम के इस टाइम 15,000, अगर उस टाइम का 15,000 इस टाइम लाओगे तो तुम्हारा 70-80 हज़ार से कम नहीं होगा, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। पीपल्स मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ही लोग नहीं सचेत होंगे अपने इन्वायरमेंट को लेकर तो कौन होगा भाई, हमारा इन्वायरमेंट है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बर्बादी करोगे और क्या। विद पीपल बीइंग मेड द डिसीजन मेकर्स बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, 2.9 मिलियन हेक्टेयर्स और 1% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया आर बीइंग ग्रीन्ड अक्रॉस द स्टेट थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक, वाटरशेड मैनेजमेंट को हम वाटर रिसोर्सेज में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक, ये बस अभी नाम जान लो, ठीक। मध्य प्रदेश के एरिया जैसे 2.9 मिलियन हेक्टेयर्स के एरिया को ग्रीन एरिया कहते हैं, प्लांटिंग की जा रही है उस एरिया में। ये क्या हुआ, ये टोटल इंडिया का 1% एरिया है, ठीक। इसको हम लोग रीजनरेट कर रहे हैं, मतलब पूरे अच्छे से हम लोग मतलब डिग्रेड हुए लैंड को अच्छे से रीग्रेड कर रहे हैं हम, ठीक। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, ठीक। तो तुम लोग इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर, हमने हर पॉइंट को अच्छे से देखा है, थ्योरी पार्ट में भी देखा है, एनसीईआरटी पॉइंट में, मतलब कुछ छूटा नहीं है। आगे हम लोग इसके चाहे तो हम लोग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लोग इसके क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, नॉर्मल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ये अगले लेक्चर्स में अगर देखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा क्वेश्चंस में तो डाउट तुम लोग कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम, ट्विटर पूछ लेना यार, हर जगह है। फेसबुक पे भी कुछ दिन में आ जाएंगे, टेलीग्राम पे भी कुछ दिन पे आ जाएंगे, व्हाट्सअप पर्सनल होता है, ठीक। तो ठीक है, तब यहीं पे लेक्चर एंड करते हैं। मेहनत से पढ़ो, खूब मेहनत करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। बाय, धन्यवाद।